Hello my dear students, this is Varsha Sharma, your SST teacher, and today we are going to study the subject Civics of class 8th. The chapter we are studying is chapter 4 of Civics, which is Understanding Laws. So without any further ado, let's begin our chapter. सबसे पहले हम ये सभी जानते हैं लॉज क्या होती हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हें लॉज कहा जाता है। कोई भी लॉ बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, बिल पास किया जाता है। बिल अगर क्लियरिफाई हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट लॉज क्रिएट करता है। सारी चीज़ें जैसे कि वोटिंग एज, मैरिज एज या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी लॉज के अकॉर्डिंग होती है। लॉज हर चीज़ में डील करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लॉज हैं, बने हुए लॉज हैं, उनके अगेंस्ट पब्लिक वर्क करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं या कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दे गो अगेंस्ट द लॉज टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड। अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए दे गो अगेंस्ट द लॉज। कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकें जो कि पब्लिक की डिमांड है। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से ये लोग, जो ये इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को जो पब्लिक की डिमांड है, ताकि ये बात मीडिया में या पब्लिक में जागरूक हो सके कि ये चीज़ें डिमांड की जा रही हैं। पीपल ब्रिंग फॉरवर्ड द कॉजेज दैट नीड टू बी ब्रॉट टू नोटिस। मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग क्या करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम अपने जो भी माइंडसेट है या फिर हमारे थॉट्स हैं जो हम चाहते हैं कि ये लोगों की नज़र में आने चाहिए, तो इसको यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके। तो ये जो होता है कि कई बार पब्लिक की डिमांड को जब लॉ बनाया जाता है तो इसे कहते हैं नीड को लॉ में कन्वर्ट करना। जो पब्लिक की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब लॉ बनती है तो उसे कहा गया है ट्रांसफॉर्मिंग नीड इनटू लॉज। सो लेट्स रीड आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसफॉर्मिंग नीड इनटू लॉज। पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है हमारी कंट्री की। ये लॉज बनाती हैं ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल। सभी मैटर्स पे, स्टेट, डिफेंस या रेवेन्यू, हर चीज़ के मैटर पे पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। दीज लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो लॉज हैं ये एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस होती है ना जो गवर्नमेंट की, उनके द्वारा हमारे ऊपर इम्पोज की जाती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं इन्हीं लॉज को। बिफोर एनी लेजिस्लेशन इज प्रपोज्ड द इंडियन पार्लियामेंट टेक्स पब्लिक ओपिनियन इनटू कंसिडरेशन। जब कोई लेजिस्लेशन प्रपोज किया जाता है उसके पहले ही जो इंडियन पार्लियामेंट है ये पब्लिक ओपिनियन को कंसिडरेशन में लेती है। पब्लिक ओपिनियन क्या है, किसी भी थॉट को या किसी भी टॉपिक को लेकर उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है बाय आवर इंडियन पार्लियामेंट। जब भी कोई ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से पब्लिक को ट्रबल हो रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर कोई ऐसा इशू है जिसको अगर ध्यान में रखा जाए या फिर जिसको लॉ में कन्वर्ट किया जाए तो उससे वेलफेयर एक्टिविटी कंडक्ट की जा सकती है, लोगों का भला हो सकता है, तो उस टॉपिक पे ध्यान देकर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उस इशू को रेज करते हैं पार्लियामेंट में। जो एमपीज होते हैं वो इस तरह के इश्यूज को पार्लियामेंट में रेज करते हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की ऐसी डिमांड है और इस डिमांड को लॉ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस बात पर डिबेट होती है, वोटिंग होती है। अगर वोटिंग उस टॉपिक के फेवर में होती है तो द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, जो भी लेजिस्लेशन, वो जो चीज़ प्रपोज की गई है उसे क्या कहा गया है, लेजिस्लेशन। तो वो जो प्रपोज्ड इशू होता है उसे लॉ बना दिया जाता है। ठीक है, उसको सोल्यूशन निकाल के उसे लॉ बना दिया जाता है। इस तरह से वर्कआउट होता है यही सारा प्रोसेस। अगर इफ देयर आर इश्यूज दैट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एड्रेस, कई बार ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नज़रों में नहीं आ पाते, उन तक पहुंच नहीं पाती, एंड सम इश्यूज आर लेफ्ट फेल्ड टू एड्रेस, देन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री bring it to the forefront through various forums such as the press, protest, etc. अगर कोई इशू ऐसा रह जाता है जो गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आया, गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं चला, तो जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के वो खुद के लेवल पे उस टॉपिक पे वर्क करते हैं बाय प्रेस, प्रोटेस्ट, एक्सेट्रा। इन सभी
इन सभी रास्तों से वो वर्क करते हैं और अपना जो इशू है वो सबकी नज़रों के सामने लाते हैं, सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं। कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल एनजीओज एंड द मीडिया, जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे ताकि उन लेजिस्लेशंस को, उन टॉपिक्स को लॉज में कन्वर्ट किया जा सके और इम्पोर्टेंट लॉज जो हैं वो पास किए जा सके। अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक की डिमांड्स क्या है, इसको प्रेजेंट करना ये मीडिया का काम है और मीडिया वही करती है। जो भी पब्लिक की डिमांड्स होती है उसको नज़र में रख के, मद्देनज़र रखते हुए एनजीओज और मीडिया प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन चीज़ों में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हुआ, फ़ोन्स के थ्रू या फिर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल मेल के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर। प्रिंट मीडिया क्या होता है, न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें ये मेंशन होता है कि पब्लिक की डिमांड्स क्या हैं, कोई एक ऐसा टॉपिक जो कि गवर्नमेंट की नज़रों में आना चाहिए तो उसको गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाया जाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती है। क्या क्या हेल्पफुल रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्पफुल रहता है, प्रिंट मीडिया हेल्पफुल रहता है, टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो प्रोग्राम्स, लोकल मीटिंग्स, इन सभी के थ्रू हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। काफ़ी सारे एनजीओज भी होते हैं जो ये काम करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो भी हेल्प करती है लोगों की इन एक्सप्रेसिंग पीपल्स वॉइस। ये हेल्प करते हैं लोगों को कि वो अपनी वॉइस, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। Thus, people's will is an essential part of law making process. यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो लॉ है वो इसी तरह का एक लॉ है जो कि लोगों के वर्क की वजह से एप्लीकेट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ लोगों पर। ठीक है, कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन तो हर बच्चे को मिलनी ही चाहिए। द नीड फॉर विच एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसकी नीड काफ़ी लंबे समय से थी बट लीगल शेप में, लीगल फॉर्म में आने में इसको काफ़ी ईयर्स लग गए, काफ़ी साल लग गए। राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका राइट है कि उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, दो नाम है इसके, RTE या फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। RTE ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है विच वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। ये इंडियन लेजिस्लेशन था, पहले ये भी प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन की फॉर्म में इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया कि ये इस तरह का लॉ होना चाहिए, ऐसा लॉ क्रिएट किया जाना चाहिए। सो RTE इज एन इंडियन लेजिस्लेशन विच वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में RTE को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। राइट टू एजुकेशन इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन December 2002 बाय द 86th अमेंडमेंट। किसके थ्रू हुआ? बाय 86th अमेंडमेंट। दिस वॉज रिवाइज्ड एंड इट बिकेम एन एक्ट ऑन 4th अगस्त। 4th अगस्त 2009 को ये एक एक्ट बना दिया गया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st April 2010। 1st April 2010 को ये लागू हो गया। केम इनटू फोर्स मतलब लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया लोगों पर। अब 1st April 2010 के बाद से कंपलसरी एजुकेशन का राइट है, बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, कंपलसरीली छोटे बच्चों को। ठीक है, द एक्ट नोटिफाइज, ये एक्ट हमें बताता है that it is legally enforceable duty of the center and states to provide free and compulsory elementary education। ये ड्यूटी है सेंटर और स्टेट की कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंपल्सरीली छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। ये कौन बोलता है? RTE, राइट टू एजुकेशन बोलता है। RTE के जो मेन प्रोविजंस हैं वो क्या है, अब हम पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बीच का एज का जो बच्चा है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज जो है, उसे राइट टू फ्री एजुकेशन है। फ्री एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए, कंपलसरी है ये काम। वो बच्चा किसी भी नेबरहुड स्कूल में पढ़ सकता है जब तक वो पढ़ना चाहे, टिल द
completion of its elementary education. No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. किसी भी चाइल्ड को कोई फोर्स नहीं है कि वो उसे फी पे करनी पड़ेगी या चार्जेस पे करने पड़ेंगे. ऐसा आरटीई स्पेसिफाई करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पे नहीं कर पा रहा तो उसकी एजुकेशन को रोक दिया जाए. उसकी एजुकेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए. पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन उस चाइल्ड को रिसीव होनी चाहिए. इफ अ चाइल्ड above 6 years of age has not been admitted to any school or could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted to class in a class appropriate to his or her age. अगर कई बार ऐसा होता है कि 6 साल से बड़ा कोई बच्चा हो गया है और स्टिल वो अभी तक स्कूल नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में जब किसी को भी उसके बारे में पता चलता है तो उसको स्कूल में अब किस तरह से डाला जाए, तो उसकी जो एज है उस अकॉर्डिंग उसे किस क्लास में होना चाहिए, उस हिसाब से उसे उस क्लास में एडमिशन मिल जाता है. इट प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड टीचर्स विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस. अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए, उनके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को वो टीच कर सकें. फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, screening procedures for admissions of children, capitation fee, private tuition and by teachers and running of schools without recognition are prohibited. ये सारी चीज़ें prohibited है. क्या क्या? physical punishment, mental harassment, screening procedures for admission of children. screening procedure मतलब बच्चे को admission करवाने से पहले ये चेक करना कि वो स्टूडेंट स्कूल में उसको स्क्रीन करना, उसके बारे में पता करना वो कितनी नॉलेज रखता है, क्या ये अवॉइडेड है, प्रोहिबिटेड है. इसकी जगह उस बच्चे को डायरेक्टली एडमिशन मिलना चाहिए. प्राइवेट स्कूल्स शैल प्रोवाइड 25% रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इन द एडमिशन. प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये रूल है कि वो 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड करें फॉर वीकर सेक्शंस एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. जो वीकर मतलब पैसे की कारण जो वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 25% रिजर्वेशन मिलना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में फॉर एडमिशंस इन द क्लासेस. ऑल स्कूल्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट schools are required to meet the specified norms and standards within 3 years to avoid cancellation of their recognition. सारे schools जो हैं उनको कंपलसरी है कि उनको 3 साल में अपना रिकॉग्निशन अचीव करना है कि वो अफिलिएटेड हैं गवर्नमेंट से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से. ठीक है, मतलब ये अफिलिएशन मतलब कि वो इस अफिलिएशन से क्या होता है ये पता रहता है, ये प्रूव होता है कि नहीं आप अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्कूल को, अपने स्टूडेंट्स को. इससे प्रूव होता है. गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये रूल नहीं है. ये रूल किसके लिए है? प्राइवेट स्कूल के लिए. नेक्स्ट, द एक्ट कॉल्स फॉर अ फिक्स्ड प्यूपिल टीचर रेशियो दैट इज 30:1. प्यूपिल टीचर रेशियो 30:1 होना चाहिए. मतलब एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए, एक टीचर की क्लास में 30 बच्चे तो होने ही चाहिए. The act mandates improvement in quality of education. ये एक्ट ये भी कहता है कि टाइम टू टाइम टाइमली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. फाइनेंशियल बर्डन शैल बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. जो फाइनेंशियल बर्डन आता है इस एक्ट के तहत वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर कर सकती है. ठीक है. वायलेशन ऑफ आरटीई. अब आरटीई क्या है? राइट टू एजुकेशन. उसका वायलेशन अगर किया जाए तो आरटीई इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इस एक्ट का वायलेशन किया जाता है तो इट में रिजल्ट इन लीगल एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग पार्टी. अगर इसका वायलेशन किया जाता है तो जो ऑफेंडिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं. National Commission of the Protection of Child Rights safeguards rights provided under this act. ये जो नेशनल कमीशन होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी जिम्मेदारी है कि ये ध्यान रखता है कि ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से इस आरटीई में कोई दखलंदाजी आए.
स्टेट्स को डायरेक्शंस दिए हुए हैं टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये जो स्टेट कमीशन बनाया हुआ है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SCPCR, और राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच इज REPA। तो SCPCR और REPA का ये काम है कि दे इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू चाइल्ड राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये दो अथॉरिटीज जो होती हैं SCPCR और REPA, इनका काम है कि ये इसकी कंप्लेंट्स के बारे में इंक्वायर करें और उसको रिजॉल्व करें। Any person wishing to file a grievance can submit a written complaint to the local authority and appeals would be decided by SCPCR or REPA. Next is implications of the law. The passing of the right of children to free and compulsory education RTE Act ensures opportunity for every child to get a quality elementary education. RTE ensure करता है कि हर बच्चे को quality elementary education मिलनी चाहिए. The state with the help of families and communities has to fulfill this commitment. अब इस commitment को fulfill करने का काम किसका है? State का. Government's commitment to ensure elementary education for all children aged 6 to 14 years is also seen in its ambitious program. अब जो state है या government है उसको ये काम पूरा करना है क्योंकि RTE में stated है, तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स या प्रोग्राम्स इनिशिएट करता है जिसके तहत बच्चे पढ़ाई करने स्कूल में आएँ, उनके पेरेंट्स उन्हें भेजें। इस तरह के एक प्रोग्राम का नाम है सर्व शिक्षा अभियान SSA। ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये प्रोग्राम इसलिए इनिशिएट किया गया ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन का जो लॉ है वो यूनिवर्सलाइज किया जा सके, हो सके। क्या चीज? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब दूसरे राइट की बात हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के तहत हम पब्लिक है, जो पीपल है, नॉर्मल कॉमन पीपल है, वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सट्रैक्ट करवा सकती है अंडर द एक्ट राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर, जो कि 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके तहत हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। It is an act that provides a legal framework of the citizens' democratic right to access information under the control of public authorities. Public authorities के कंट्रोल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर्ड है पब्लिक से रिलेटेड। It also aims at promoting transparency and accountability. अब इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है लोगों के और पब्लिक ऑफिसर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, जो भी हो रहा है सभी को पता है और हमें जो नहीं पता हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस राइट टू इंफॉर्मेशन। हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, मेमोज को, ओपिनियंस को, एडवाइसेस को, प्रेस रिलीजेस को, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, इन सभी चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन के? ये ओपननेस प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। इट रिड्यूसेस करप्शन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस बार बार क्रिएट होते रहते हैं उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस। पावर के कारण कोई पावरफुल पर्सन है तो वो अपनी पावर की वजह से कुछ चेंजेस ला देता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस हट जाती है इसकी वजह से RTI के तहत। इट मेक्स सिटीजन्स अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसी वजह से सिटीजन जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट हो गए। इट स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस को स्ट्रेंथन करता है। तो ये सभी हमने राइट्स पढ़े इस चैप्टर में। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप अप विद योर स्टडीज एंड डू वेल, स्टे सेफ, थैंक यू।